अगर आपको पता चले हम इस पूरे विमर्श में बार बार एक ये बात आ रही थी कि क्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड, खास तौर पर इन 3 देशों का, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का जिक्र हो रहा था, वहाँ पर सिख समुदाय के लोग खूब हैं और वहाँ से लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी, विजुअल्स आ रहे थे कि वहाँ पर एक सेक्शन खालिस्तान को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, कई जगह क्लैश होता है। हमने पिछले दिनों ही देखा कि वहाँ पे इंडियन हाई कमीशन के सामने भी टकराव हुआ झंडे को लेकर, उन सबको लेकर। तो इसीलिए हमने वहाँ के एक बिजनेसमैन को भी आमंत्रित किया। पर पहले हम नवदीप सूरी जी से ये जानना चाहते हैं कि राजनयिक लेवल पे ये मांग इंडियन स्टेट के पैरेलल कैसे रेजोनेट करती है और कैसे इंडियन स्टेट इसके साथ डील करता है इंडिया के बाहर। सर, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर था सर, वहाँ हर साल 6 जून को एक जत्था आता था 3-4 बसों में, और उनकी मांग होती थी। एक तो नारे वगैरह लगा देते थे हाई कमीशन के बाहर, उनकी एक डिमांड होती थी कि वो हाई कमिश्नर को मेमोरेंडम देंगे। तो हमने जो सिख कम्युनिटी के वहाँ प्रधान थे उनसे बात की। हमने उनको बोला कि देखिए, अगर किसी को ग्रीवेंस है 84 के बारे में, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, या जो दिल्ली में दंगे हुए उनमें न्याय नहीं हुआ उसके बारे में, तो ये उनका हक है कि वो आए हाई कमीशन में और अपना मेमोरेंडम दें। और मैं उनको 5 लोगों को, उनके जो लीडर हैं, उनको रिसीव करूंगा, उनको चाय पिलाऊंगा, उनका मेमोरेंडम लूंगा और वो मेमोरेंडम जेन्युइनली दिल्ली में फॉरवर्ड करूंगा कि ये कम्युनिटी की मांग है यहां से जी। लेकिन उसमें शर्त मेरी ये है कि कोई खालिस्तानी नारा नहीं लगेगा, कोई खालिस्तानी झंडा नहीं आएगा, कोई सेपरेशन की बात नहीं होगी। हम 2 चीजों को सेपरेट करेंगे। एक है जो उनकी लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस है, दूसरा है जो सेपरेटिज्म है। ठीक है, और उससे हमने काफी वो उनका गुस्सा जो था डिफ्यूज कर दिया और वो एक डिफरेंट प्रैक्टिस बन गई कि वो आएंगे हाई कमीशन, अपना मेमोरेंडम देंगे और मैं जेन्युइनली उसको दिल्ली में भेजता था। अब जो मैंने देखा है वहां कि जरूर वहां मेलबर्न में 1-2 गुरुद्वारे हैं, सिडनी में एक गुरुद्वारा है, इसी तरह बर्मिंघम में, लेस्टर वगैरह में भी हैं, जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कुछ एक खालिस्तान या सेपरेटिस्ट तत्वों ने कब्जा कर दिया और वहां मॉडरेट सिख्स जो हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं जाने में जी। तो अगेन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब मैं मेलबर्न गया तो हमें बताया गया कौंसल जनरल हमारे ने कि जी ये गुरुद्वारा तो बिल्कुल आपको रिसीव नहीं करेगा, यहां तो आपका जाना डेंजरस है। तो ऐसे मैं भी भाई देखूं कि कौन सा गुरुद्वारा है जहां बंदा नहीं जा सकता, where you are not allowed to represent। तो हमने खैर उनके जो लीडर्स थे उनको बोला कि हाई कमिश्नर आएंगे आपके गुरुद्वारे में। तो जैसे सबब होता है कि वहां उनकी 10-11 बंदों की मैनेजमेंट कमेटी थी गुरुद्वारे की, उसमें उन्होंने करीब 7 लोग जो थे वो इंडिया से फर्स्ट जनरेशन आए थे और उनकी कोई सेपरेटिज्म नहीं, कुछ नहीं, वो अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल्स हैं, कोई उनका लेना देना नहीं ये खालिस्तानी एजेंडा से। 3 लोग थे, उनमें 2 लंदन से थे, एक कोलालंपुर से थे, मलेशिया से। तीनों ही क्लीन शेवन, तीनों ही 2nd-3rd जनरेशन, और ये तीनों खालिस्तानी डिमांड रखते थे। हाँ? और इन्होंने बड़ा वहां मुद्दा उठाया ये सारा, और जो अपने इंडिया से लोग आए थे वो एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। उसके बाद जब उनने खैर अपनी बात कर ली कि पंजाब में रेफरेंडम क्यों नहीं होता, हमारी खालिस्तान का वोट, ऐसे भाई इलेक्शन होती है, आप इलेक्शन में आके पार्टिसिपेट कर लीजिए ना, जीत करके दिखाइए। जैसे जगतार जी ने बोला कि डेमोक्रेटिक राइट है, करके दिखाइए। खैर फिर मुझे उन्होंने सारा गुरुद्वारा दिखाया तो अपनी लाइब्रेरी में ले गए गुरुद्वारे की मेलबर्न में। तो वहां मेरे जो दादाजी थे, सरदार नानक सिंह, एक बड़े मशहूर राइटर थे, उनकी एक पूरी शेल्फ में किताबें पड़ी थी। तो मैंने बोला भाई मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने गुरुद्वारे में, लाइब्रेरी में मेरे दादाजी की इतनी सारे नावल रखे हुए हैं, उपन्यास रखे हुए हैं। तो उससे सारी वो उनका जो हार्डलाइनर भी थे वो थोड़े कंफ्यूज हो गए कि ये अब बात आगे कैसे बढ़ेगी। मैं ये 2 आपको पर्सनल इंसिडेंट बता रहा हूं कि किस तरह जो कम्युनिटी है उसमें आप उसको मोनोलिथ ना समझिए। मैं तो बड़ी क्लियरली कहता हूं कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो सिख कम्युनिटी की बाहर के देशों में है, उनका खालिस्तान इशू से कुछ लेन देन नहीं है।
एक स्मॉल मिनॉरिटी है, खास करके कनाडा में और यूके में, जिसको उत्साहित करते हैं वहां के एमपीज जो वोट बैंक पॉलिटिक्स में जाते हैं, और उसको एक उन्होंने नेक्सस बनाया हुआ है। ये केवल बात सिख कम्युनिटी तक सीमित नहीं है, ये हम कश्मीरी की भी देखते हैं, ये हम पाकिस्तानियों की भी देखते हैं। सो वो और इसमें अगेन क्योंकि ये हम जगह जगह पर देख रहे हैं, तो हम इतने भी नाइव नहीं समझिए, सीधे नहीं है कि हम ये नहीं जानते कि इसके पीछे किसका हाथ है। पिछले थोड़ी महीनों से बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आईएसआई ने अपने सब जगह स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया है, फंडिंग में पहुंचाई जा रही है। उनको शायद इस चीज का दुख है कि भारत में इस समय G20 के कारण, प्रेसिडेंसी के कारण इतनी ग्लोबल स्पॉटलाइट बनी हुई है। एक फाइनल पॉइंट मैं कहूंगा बस कि मैं ये नहीं कहता कि लोगों की जेन्युइन ग्रीवेंसेस नहीं है। जो पोस्ट 1984 कुछ एक फर्स्ट जनरेशन के लोग पहुंचे हैं, या जो 1984 में यहां से गए थे, जिनके साथ जेन्युइनली इनजस्टिस हुई, उनके जो बच्चे हैं वहां सेकंड जनरेशन, वो बड़े एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, और वो बिलीवर हैं कि हमें, और मोस्ट ऑफ देम उन्होंने कभी भारत विजिट नहीं किया, कभी पंजाब आए नहीं, वो वहां बैठ के ही अपने वो उस दुनिया में बैठे हैं। सो एक बहुत स्मॉल मिनॉरिटी है सिखों की जो इस एजेंडे को लेती है, लेकिन जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वो बिल्कुल इंडिया को ही अपना मदरलैंड समझते हैं। और ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं, इनको हमें सरकार की तरफ से बहुत एक स्ट्रांग पोजीशन लेनी पड़ी है, क्योंकि एक जेन्युइन गुस्सा था कि आप किस तरह की अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि जिसका मन करे वो हाई कमीशन आकर अटैक कर दे। आपको कैसा लगेगा? ब्रिटेन की जो एम्बेसी थी तेहरान में, उसके ऊपर कुछ ईरानियंस ने अटैक किया था 2011 में, और ब्रिटेन तो बिल्कुल जिस तरह की उनकी उस समय की स्टेटमेंट देखिए कि किस तरह उनको तकलीफ हुई थी कि किसी ने उनकी हाई कमीशन के ऊपर, उनकी एम्बेसी के ऊपर अटैक किया। जो सैन फ्रांसिस्को में हुआ वो भी बहुत गलत हुआ, पर मेरा ख्याल है कि इसका एक नतीजा ये जरूर होगा कि जितना हमने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया है और जिस तरह हमारे अच्छे रिलेशंस हैं इन कंट्रीज के साथ, कल को ऐसा दोहराने से पहले ये जो ग्रुप्स हैं 4 बार सोचेंगे, क्योंकि अब उनको पता है कि वहां की सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी। हम लोग ये देख रहे हैं कि कनाडा और यूके के जो सिख सांसद हैं वो इस पे जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भारत की सरकार, भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, वो इसको किस तरह से टैकल करते हैं, इससे किस तरह से डील करते हैं। पहली बात तो वो 2 किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। जो वो स्टेटमेंट यूके में देते हैं वो और होती हैं, जब वो पंजाब में आते हैं तो बिल्कुल बदल जाती हैं। वही मिस्टर तन्मनजीत ढेसी जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इस समय लंदन में, उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है जब वो अमृतसर में आते हैं। हाँ, और ये शायद पॉलिटिक्स की नेचर है कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सामने दिखती है आप अपना मैसेज उसके हिसाब से टेलर कर लेते हैं। सो पहली बात तो हम समझते हैं कि पॉलिटिशियंस की नेचर क्या है। हम केवल उनकी स्टेटमेंट से ये नहीं कंक्लूड करते कि उनकी एक्चुअल आइडियोलॉजी क्या है, उनकी एक्चुअल फिलॉसफी क्या है। हम ये समझते हैं कि उनको वोट कहां से मिलते हैं और वो वोट लेने के लिए किस तरह की स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो चीज हमारे लिए जरूरी है, अगर जैसे मैं इन सिचुएशंस में रहा हूं, तो आई थिंक हमारा एक काम बढ़ जाता है हाई कमीशन का, एम्बेसी का आउटरीच के लिए। और उसमें आउटरीच जो है 3 लेवल्स पे रहती है। एक है लेवल गवर्नमेंट का, जहां हम अपने व्यूज गवर्नमेंट को शेयर करते हैं कि देखिए इस तरह की स्टेटमेंट्स जो कुछ एक एमपीज दे रहे हैं ये हेल्पफुल नहीं है, कम्युनिटीज को डिवाइड करती हैं, कल को आप ही को इसकी समस्या झेलनी पड़ेगी जब कम्युनिटीज में पोलराइजेशन होगी, तो जरा इसका ध्यान रखिए। दूसरा हम करते हैं एमपीज वगैरह को डायरेक्टली। काफी एमपीज के साथ हमारी जान पहचान रहती है। हर लंदन में भी पार्लियामेंट में, कनाडा में भी फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप्स होते हैं पार्लियामेंट में, जो मिलते हैं, एम्बेसी के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, और अगर उनको कुछ इश्यूज रहते हैं जो इंडिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो एम्बेसी की कोशिश होती है कि उनको समझाया जाए, बताया जाए, इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। तीसरा लेवल आउटरीच का है मीडिया एंड पब्लिक, और मेरा ख्याल तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। मीडिया भी
उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और खास करके कनाडा में, यूके में, जहां पंजाबी लैंग्वेज का काफी एक वाइब्रेंट मीडिया है, तो जरूरी रहता है कि पंजाबी लैंग्वेज मीडिया या इंग्लिश मीडिया जो पंजाबी या सिख डायस्पोरा को केटर करता है, उनके साथ भी एम्बेसी एंगेज करे और अपना मैसेज जो है उन मीडिया चैनल्स के थ्रू, चाहे वो एफएम रेडियो है, चाहे यूट्यूब है, चाहे प्रिंट है, टू गेट योर मैसेज अक्रॉस टू दोज पीपल। क्योंकि यंग जनरेशन, जैसे पहले बताया शेखो साहब ने, कि ये काफी हद तक सोशल मीडिया पर है, और सोशल मीडिया पर अगर हम क्रेडिबली एंगेज करेंगे तो ही इम्पैक्ट होगा, केवल स्टेटमेंट्स देने से वहां इतना इम्पैक्ट नहीं रहता। That's a very strong and very viable suggestion. शुक्रिया नवदीप जी।